पिछले कई सालों से हम सब साथ मिलकर हिंदुस्तान के ओबीसी समाज की आवाम के लिए लगातार लड़ाई लड़ते हैं और इस लड़ाई के माहौल में हम कभी हारे भी हैं, कभी जीते भी हैं। लेकिन 15-17 दिन पहले लोकसभा और राज्यसभा में ओबीसी संशोधन बिल पारित होने के बाद लगातार ये बात पूरे हिंदुस्तान में उठ रही है कि जातिगत जनसंख्या पर अब बात होनी चाहिए, 50% आरक्षण को बढ़ाने की बात होनी चाहिए। और इसी मामले में आज ये पहली मीटिंग भी मैं मानता हूँ और ये लड़ाई की शुरुआत है कि दोगे तो प्यार से लेंगे, नहीं तो संसद या सड़क में घुसकर भी हम ले सकते हैं। हमारे वहाँ एक कहावत है कि जब हिरण सुबह उठता है तो वो अपने जान को बचाने के लिए तय करता है कि आज मुझे इतना भागना है ताकि मुझे कोई पकड़ न सके, कोई मार न सके। और उसी दिन सुबह एक शेर जागता है और कहता है कि आज मुझे खाने के लिए किसी के पीछे भागना पड़ेगा और उसका शिकार करना पड़ेगा। सवाल इतना है कि हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहता है और शेर खाने के लिए, ताकि वो भी जीवित रह सके। अब हम लोगों को ये तय करना है कि हमें हिरण बनना है या शेर, क्योंकि आज के माहौल में कहीं ना कहीं हमें अपने अधिकारों के लिए भागना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है। हम पिछले 2015 में गुजरात से एक लड़ाई की शुरुआत की थी ताकि पूरे हिंदुस्तान के ओबीसी समाज को हम एकजुट कर सके। यहाँ कई सारी बातचीत हुई है, उस बात से मैं सहमत भी हूँ और कुछ बात पर मैं सवाल भी उठाना चाहता हूँ। ओबीसी जातिगत जनसंख्या को लेकर हम एसी हॉल में जो बात करेंगे, 50% को बढ़ाने की हम एसी हॉल में बैठकर जो बात करेंगे, मैं मानता हूँ उससे बेहतर है कि हमें सड़क पर उतर कर एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। यहाँ पर मैंने देखा कई सारे लोगों को आपने बुलाने का काम किया होगा, जिसमें कोई सत्ता के भी होंगे, विपक्ष के भी होंगे। मैं पिछले 5 साल से भाजपा के नेताओं को भी मिला हूँ, कांग्रेस के नेताओं को भी मिला हूँ, जिस भी राज्य में जिसकी सत्ता रही है क्षेत्रीय दलों से भी मिला हूँ। बात रूम में बैठकर अच्छी करते कि हाँ ओबीसी समाज के अधिकार के लिए होना चाहिए, हाँ हमको उनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन सड़क पर जब उतरने की बात आती है तो वो कभी नहीं आते। हम जैसे निर्दोष लोग और जो क्रांतिकारी लोग होते वही सत्ता के सामने लड़ते, और जब संसद और विधानसभा में भी जब बात करने की बात आती है तो वो लोग नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर वाला जो बैठा है उससे वो लोग डरते हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोगों ने गुजरात में आंदोलन के वक्त किया था कि जो हमें साथ नहीं देगा, संसद में और राज्यसभा में बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, इतने सारे प्रदेशों के विधानसभा में कई सारे विधायक बैठे हैं जो हमारे बीच के, हमारे समाज के, हमारे साथ रहते हैं। ऐसे लोगों को मिलकर हमें यह तय करना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या तुम हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ हो या नहीं हो। अगर वो कहे कि हाँ है तो आ हमारे साथ, रोड पर आकर बैठ। अगर नहीं है तो हमारे गांव के चौराहे पर उसके लिए धारा 144 की लगनी चाहिए और हमारे गांव में पहले उसको घुसने नहीं देना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि ओबीसी के नाम पर हम उसको वोट दे देंगे, लेकिन जब समाज की बात आएगी तो वो ओबीसी के ही नाम पर यह कह देगा कि मुझे तो सभी समाज की जरूरत है, मैं आपके साथ खड़ा नहीं रह सकता। और ऐसी बात जब होती है तो बहुत दुख लगता है, क्योंकि जब वो चुनाव लड़ता है तो हम अपना मानकर उसको सहयोग करते हैं, लेकिन जब समाज की लड़ाई की बात आती है तो अपना मानकर हमें सहयोग नहीं करता। मैं बहुत खुलकर और प्रखर बोलता हूं। मैंने मेरे ही गांवों में, मेरे ही इलाकों में मैंने एक भी हमारे ही समाज के नेताओं को नहीं घुसने दिया था, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। जो लोग हमारे साथ नहीं खड़े रहते, ऐसे लोगों का मेरा मानना है कि उनको एक्सपोज करना चाहिए, लोगों के बीच में उसको खड़ा कर कर उससे सवाल भी करना चाहिए, उससे जवाब भी लेना चाहिए। अभी हमारी एक बहन ने बहुत अच्छी बात की, जिसमें हमारी बहन बेटियों पर बात हुई, शादी पर बात हुई, समूह विवाह पर बात हुई। लेकिन मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, मैं गुजरात से आता हूं, हालांकि मेरा यह मानना यहां गुजरात से मैं अकेला ही होऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यह सवाल करता हूं क्योंकि दम है मुझ में यह सवाल करने का। मैं 5 साल से सत्ता से सवाल करते आया हूं, आप लोगों से भी सवाल करता हूं, क्या सब हम एक ही बात
करके कि जातिगत जनसंख्या होनी चाहिए, ओबीसी समाज को अधिकार मिलना चाहिए, 50% से ज्यादा आरक्षण होना चाहिए, सही बात है सब कुछ। लेकिन क्या हमने अपने तहसील में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में ओबीसी समाज के हित के लिए, ओबीसी समाज की शिक्षा के लिए, ओबीसी समाज के नौजवानों को अच्छी हॉस्टल में रखने के लिए अच्छी हॉस्टलों की व्यवस्था, आईएएस आईपीएस के क्लास की व्यवस्था, सर्विस, पब्लिक सर्विस जो स्टेट का होता है उसमें अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करने के लिए हमने कभी ये बात नहीं कही। हम ये मानते हैं कि जातिगत जनसंख्या होनी चाहिए, करेंगे, दौड़ेंगे, बोलेंगे, लड़ेंगे। लेकिन क्या जो सक्षम लोग हैं हमारे समाज में, उसने अपने जिले के अंदर, उसने अपने तहसील के अंदर ओबीसी समाज के हित के लिए, ओबीसी समाज की आने वाली बहन बिटिया के लिए क्या कोई हॉस्टल बनाई है जहां पर रहकर वो पढ़ सके, लिख सके? हमें सवाल ये भी करना पड़ेगा कि आज समाजों में समूह विवाह होते रहते हैं, लेकिन ओबीसी समाज का भी जो हर स्टेट में हमारे नेता है, उद्योगपति है, उन लोगों को साथ बिठा के समाज का पैसा कम खर्च हो, इसी के साथ समूह विवाह के आयोजन भी करवाने चाहिए। समाज किसी एक लड़ाई से नहीं जीत सकता, समाज किसी एक बात को लेकर सफल नहीं हो सकता। हमें सभी मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके हम उसके अंदर सफल हो सकते हैं। आज हम सब लोग जानते हैं कि 1931 में ओबीसी समाज की जो गिनती हुई थी, उसी के आधार पर 27% रिजर्वेशन आज समाज को दिया गया है। लेकिन उसके बाद कभी भी ओबीसी समाज को लेकर, ओबीसी समाज की गिनती को लेकर कभी कोई चर्चा किसी ने नहीं की। तो कहने का मतलब मेरा बहुत ही साफ था कि समाज के अधिकारों के लिए, समाज के हितों के लिए जो भी हमें सहयोग दे उसका हमें स्वागत करना चाहिए, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले लोकसभा और राज्यसभा से ओबीसी संशोधन बिल पारित हुआ था, जिसमें राज्य सरकारों को अधिकार देने की बात हुई थी। लेकिन आज सवाल खड़ा होता है 50% आरक्षण को बढ़ाने का, और जातिगत जनसंख्या किसकी कितनी है उस पर सरकार अब बात करे। पिछले लगातार 10-12 दिन से हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में सभी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले संगठन इस बात को उठा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ओबीसी समाज के अधिकारों की आवाज को बुलंद किया जाए। मैं लगातार आपको जो बात कह रहा हूँ वो वही है कि जो लोग ओबीसी समाज के अधिकारों की बात करेगा, जो हमें न्याय दिलाने की बात करेगा, जो जातिगत जनगणना पर आवाज उठाएगा, ऐसे लोगों का हम स्वागत करना चाहिए। और जो हमारे साथ नहीं है उसका पूरी दमदारी से विरोध भी करना चाहिए, और उसको बताना चाहिए कि जो हमारे साथ खड़ा रहेगा उसी का हम सम्मान करेंगे, और जो हमारे खिलाफ बात करेगा उसका हम साथ सहयोग कभी नहीं देंगे। आने वाले दिनों में बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, या मध्य प्रदेश हो, या महाराष्ट्र हो, लेकिन हमें सबको साथ मिलकर प्रदेश के सभी व्यक्ति को साथ जोड़ने का काम करना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में बहुत सारे लोग हमारे बैठे हैं, लेकिन कभी भी इस बात को लेकर खुलकर नहीं बोलते। कुछ दिन पहले बिहार सरकार और विपक्ष प्रधानमंत्री जी को मिलकर कह चुका है कि जातिगत जनसंख्या होनी चाहिए, और यह बात सिर्फ आप और हम नहीं कहते। जब बिहार का प्रतिनिधित्व मंडल प्रधानमंत्री से मिला तो उसमें उसी की सरता के लोग भी थे। तो मेरा यह मानना है कि हमारी जो बात है, हमारी जो आवाज है वो पूरी तरह से सही है, जिसको लेकर हमें इस लड़ाई को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। मैं गुजरात से आपको यही वचन दे सकता हूं, जवान का पक्का हूं, सरदार और गांधी की भूमि से आता हूं, मोदी और अमित शाह की भूमि से नहीं आता, सरदार और गांधी की भूमि से आता हूं। और इसीलिए वचन पक्का देता हूं कि ये लड़ाई में जहां भी जरूरत पड़ेगी हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। पहली लाइन में हम खड़े रहेंगे। जहां गोली खाने की बात होगी, सर फटवाने की बात होगी, तो हम लोग पहले खड़े रहेंगे। लेकिन हमें साथ मिलकर इस लड़ाई को विजय करवाना है, प्राप्त करके
तो हम आने वाली पीढ़ी के अधिकारों की लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं। मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता, मैं फिर से शरद यादव जी के चरणों में वंदन करता हूं कि आपका उम्र हुआ है लेकिन जोश आज भी हम और आपके जैसे नौजवान जैसा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैंने जो लड़ाई लड़ी है सामाजिक न्याय की, उस लड़ाई का जो सपना आधा अधूरा रहा है, उस सपने को पूरा करने का काम आपको और हमें साथ मिलकर करना पड़ेगा। और इसीलिए आज फिर से उस सपने की शुरुआत करने के लिए माननीय शरद यादव जी, छगन भुजबल जी, ये सब लोग हमारे बीच आए हैं। हम वंदन करते हैं कि आपका जो सपना है समाज के विभिन्न वर्ग के अधिकारों का, मंडल कमीशन की सिफारिश का, वो सारी लड़ाई हम आने वाले दिनों में लड़ेंगे, ताकि आगे जब हम अपनी पीढ़ी के सामने बात रख सके तो कह सके कि ये सारी जो लड़ाई है तेरे पापा ने लड़ी थी, ये सारी जो लड़ाई है तेरे पापा ने तेरे लिए लड़ी थी, ताकि आने वाला भविष्य सम्मान के साथ जी सके। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, ओबीसी महासभा का हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं कि ये लड़ाई की सिर्फ शुरुआत नहीं है, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, जो गुजरात समेत सभी प्रदेशों में होगा और आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी तो संसद घेराव भी करेंगे ताकि समाज हितों की बात हो सके। जय हिंद। 2006 में रामलीला मैदान पर ओबीसी की बड़ी रैली हुई, 3 लाख लोग महात्मा फुले समता परिषद की ओर से, और फिर 2007 में हम ही सब लोग जो है जंतर मंतर में बैठ गए कि केंद्रीय शिक्षा संस्था में हमको आरक्षण मिलना चाहिए, जनगणना होनी चाहिए और आरक्षण मिलना चाहिए, ये 2 हमारी मांगे थी। तो जब आरक्षण शिक्षा में चाहिए, केंद्रीय शिक्षा जैसे IIT, IIM वगैरह वगैरह, हम बैठे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उस समय अर्जन सिंह साहब HRD मिनिस्टर थे और उन्होंने हमको बुलाया, हम सब लोग गए। तो अर्जन सिंह साहब ने जो है केंद्रीय शिक्षा संस्थान में हमको आरक्षण दिया, IIT और IIM, बराबर है। और वो आरक्षण 2017 में अचानक बंद हो गया, साहब के राज में 2017 में बंद, किसको मालूम ही नहीं बंद। और अब 5 साल के बाद, जैसे कि विल्सन साहब कहते हैं कि बहुत लड़ाइयाँ हुई, जब दिया तो बोर्ड लग गए कि हमने जो है IIT में, मेडिकल में आरक्षण दिया। भाई, आरक्षण अर्जन सिंह साहब ने दिया था, आपने निकाला। 5 साल में 25,000 से भी ज़्यादा लोगों का जो है, लड़कों का नुकसान। ये तो पहली बात। अब दूसरी बात है कि भाई स्टेट को जो है हमने ओबीसी आरक्षण बहाल कर दिया कि तुम करो। 102 घटना दुरुस्ती जो हुई संविधान में, उसके पहले सारे राज्यों में यही हाल था कि राज्य का आयोग जो है आरक्षण तय करता था, सारे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, सब, और सभी लोगों ने 50% तक, कम से कम 50% तक आरक्षण दिया था। अब बात यह है कि वो हक जो है आपने निकाल लिया भारत सरकार ने, और उसके ऊपर जब आवाज़ उठी तो कहने लगे चलो हम लोगों ने राज्यों को आरक्षण का अधिकार दे दिया। अरे भाई, क्या फायदा, क्या हुआ? वो तो था ही हमारे पास। और सवाल यह है कि 50% तक तो हम दे चुके हैं, तो अभी और किसको कैसे दें? इनकी जो बात जो है तमिलनाडु की, वो अलग है। उनका आरक्षण 1921 से है, वो 50% से भी ज़्यादा है, 74 तक जाता है। और वो जो आरक्षण जो है 9th शेड्यूल में डाला गया है। 9th शेड्यूल में अगर डाल दी कोई बात तो उसका चैलेंज कोर्ट नहीं करता, तो वहाँ उनको जो है संरक्षण मिला। अब हमारा यहाँ क्या हो रहा है, जो आज की बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने सुबह के मीटिंग में बोला, फिर से आपको बोल, बड़े ध्यान से सुनो, ये मैं उनको भी बोलने वाला, विल्सन साहब को शायद नज़रअंदाज हो कर गए। हमारे महाराष्ट्र में 4-5 जिलों में जो है शेड्यूल ट्राइब और ये ओबीसी का आरक्षण 60%, 65%, 70% हो गया, क्योंकि पेशा कायदा जो आया
ट्राइबल का, तो उनकी जनगणना के मुताबिक उनका आरक्षण दे दो। तो वो आरक्षण देने के बाद फिर हमारा 27% वो ऊपर चला गया। तो कोई आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट के 50% से ऊपर चला गया। अब उसके ऊपर जो है बहस चली। और इसके पहले की बात ये बता रहा हूँ, 2010 में के कृष्णमूर्ति की एक केस हुई। के कृष्णमूर्ति 5 जज लोग थे सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल आरक्षण जो है ये मंजूर है ओबीसी का, मगर उसको ट्रिपल टेस्ट में तुम डालना चाहिए। 3 टेस्ट पास करो तब आरक्षण है, नहीं तो आरक्षण नहीं है। देखो, मैं थोड़ा सा जो है आपको कंटाला आएगा कि ये क्या बोल रहा है, मगर आप जब तक समझोगे नहीं लड़ोगे भी कैसे। तो उन्होंने कहा ट्रिपल टेस्ट। क्या क्या टेस्ट है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट को है तो उनको उनके लोक संख्या के हिसाब से दे दो। अब वो ज़्यादा है तो हो सकता है उनको 40% मिलेगा, हो सके उनको 45% मिलेगा। 50% से ऊपर नहीं जाना। मतलब क्या हो गया? किस जगह हमको 5% मिलेगा, किस जगह 0, किस जगह अगर वो कम है तो 27% मिलेगा। अच्छा ठीक है, वो भी मंजूर किया 50%। समझो, तीसरी जो है शर्त उन्होंने डाली कि एम्पिरिकल डाटा जो है आप तैयार करो। जनगणना करते हुए ये ओबीसी बैकवर्ड है पॉलिटिक्स में, ये तुम जो है सिद्ध करो। अब एक केस जो हुई, जब ये आया तो हम ताबड़तोड़ जो है हमारे जो समीर भुजबल जी वो भी पार्लियामेंट में थे, हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि भाई ये डाटा मांग रहा है, एम्पिरिकल डाटा वगैरह वगैरह। तो ताबड़तोड़ हमारा जो है 2011 से जो जनगणना है उसमें ओबीसी की जनगणना करो, ये हम सुप्रीम कोर्ट से कहे। और फिर हमने समीर को कहा कि भाई तू पार्लियामेंट में है तो तुम जो है प्रस्ताव सामने रख पार्लियामेंट के सामने। वो उसने प्रस्ताव तैयार किया। गोपीनाथ जी मुंडे बीजेपी के थे, वो उसके पीछे खड़े हो गए, शरद यादव जी खड़े हो गए, लालू यादव जी खड़े हो गए, सब खड़े हो गए और कहने के 100 सांसद खड़े हो गए और कहे उन्होंने कि जनगणना होनी चाहिए। शरद पवार साहब ने भी बोला कैबिनेट में कि जनगणना भी करो, सब लोग मांग रहे हैं। प्रणब मुखर्जी आए पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि जनगणना मंजूर, हम खुश। हम सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चलो अभी तो जनगणना हो रही है, हमारी पिटीशन केस जो है हमने वापस कर ली। अब वहाँ उसके आगे क्या होगा कि हर जनगणना जो है 10 साल के बाद होती है, वो सेंसस कमिश्नर के द्वारा होती है भारत की। उसमें आपने कुछ गलत कहा तो इसके लिए सजा है, ठीक है, पनिशमेंट है। इन्होंने क्या किया, हमारी जनगणना की ग्राम विकास डिपार्टमेंट और शहर विकास डिपार्टमेंट अलग से की जनगणना। अच्छा भाई, वो काम शुरू हो गया, 2016 में खत्म हुआ। 2016 में सारा डाटा आया ओबीसी के जनगणना का बीजेपी गवर्नमेंट के हाथ में। जेटली साहब ने एक दिन कह दिया कि ओबीसी की हालत बहुत खराब है, घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत। मगर उन्होंने हमको कौन से स्टेट में कितने लोग हैं आंकड़ा नहीं दिया, सिर्फ बोला कि बहुत खराब परिस्थिति है। आगे फिर ये हुआ 2017 में एक केस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक आदमी ने जो सुप्रीम कोर्ट में डाली और 2 साल केस चली। फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे और फिर उनके ध्यान में आया कि अगर ये नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने जो है एक अध्यादेश जो है निकाला, पारित किया। मगर फिर उसके ध्यान में आया उनके कि भाई एम्पिरिकल डाटा कहाँ है, जनगणना कहाँ है। ये 50% तो मान लिए, चलो SC ST का भी दे दिए। किस जगह ओबीसी को 10% मिलेगा, किस जगह जो है 27% मिलेगा, थोड़ा सा कम होगा।
मगर एम्पिरिकल डाटा का है। दूसरे दिन से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि एम्पिरिकल डाटा दो, एम्पिरिकल डाटा दो। भारत सरकार ने कहा नहीं देंगे। उन्होंने नीति आयोग को लिखा, नीति आयोग बोला सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के पास है। उन्होंने गहलोत जी जो है तब के मिनिस्टर और ये तुम्हारा रामदास आठवले उनके तुम्हारे पास है, दे दो। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे, हमारा स्टडी चालू है, अभ्यास चालू है, वो गलती है, ये है, वो है। उन्होंने दिया नहीं। हमारी गवर्नमेंट आई, हमने भी मांगना शुरू कर दिया, एम्पिरिकल डाटा दिया नहीं। अभी आगे जो मैं बोल रहा हूँ ये जरा इम्पोर्टेंट है। 4 मार्च 21 को खानविलकर जज साहब के जो बेंच ने जजमेंट दिया, जो इस पे अभ्यास करने वाले वो लिख ले, 4 मार्च को 21 को रीट पिटीशन सिविल नंबर 980 ऑफ 2019। उन्होंने कहा जब तक आप ट्रिपल टेस्ट पास नहीं करोगे तब तक आरक्षण नहीं। अब ध्यान में आया आपके? अभी हमारे महाराष्ट्र में जिला परिषद, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सारे इलेक्शन 2-4 महीने में लग रहे हैं, प्रोसेस शुरू हो गया और ये बोलते हैं कि ट्रिपल टेस्ट नहीं है तो आरक्षण नहीं। अभी हमने कहा भाई चलो एक टेस्ट तो हमने मान ली, शेड्यूल ट्राइब को उनके हिसाब से दे दो, दूसरी भी मान ली 50% हम उसके नीचे रहेंगे। अब तीसरी जो है एम्पिरिकल डाटा कहाँ है, कहाँ से लाए? जब आपकी जनगणना 2021 की शुरू नहीं हो पाई कोरोना की वजह से, तो ये हम लोग कैसे जनगणना करेंगे? कहाँ से डाटा लाएंगे? कौन जाएगा कोरोना में घर घर? और हम यहाँ लटके हुए हैं। हम पिछले मंगलवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में कपिल साहब को खड़ा कर दिए और कहा कि उनको कहो तो भारत सरकार को हमको एम्पिरिकल डाटा दो, हम दुविधा में पड़े हैं। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के वो आए कोर्ट में और उन्होंने कहा कि हमको 1 महीने का समय दे दो, हम उसमें जो जवाब देना चाहते हैं। 23 सितंबर को अब सुनवाई है। बात है कि ये कोर्ट तो चलता रहेगा, इलेक्शन तो सर के ऊपर मंडरा रहा है, अब करे तो करे क्या? और फिर एक बार और बोल रहा हूँ मैं सबको, अगर यहाँ से कोई विधिज्ञ हो गए वकील तो ध्यान में रखे, उन्होंने ये कहा उनके जजमेंट में कि कॉन्स्टिट्यूशन के 142 के तहत ये हम जजमेंट दे रहे हैं। अब जब उसके तहत जजमेंट दिया जाता है तो पूरे देश को ये जजमेंट लागू होता है। आप ताली बजाने का क्या फायदा? क्योंकि जिनको मालूम नहीं है, चाहे बिहार है, उत्तर प्रदेश है और के मध्य प्रदेश है, सबको जो हमारी जो कठिनाइयाँ वो कठिनाई उनको भी हो गई है। अभी तक उनको मालूम नहीं कि करना क्या है। ये हाल है और इसलिए मैं चाहूँगा कि इसके लिए अभी हमने शरद यादव साहब को भी कहा, तो उन्होंने कहा कि एक जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप जो है ओबीसी का जो लड़ाई करे, ये आप तैयार करो। जरूर आपके सहयोग से हम ये ग्रुप तैयार करेंगे। ये विल्सन साहब जैसे जो हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है कोर्ट में, कचहरी में, ऐसे लोगों को जो है, नहीं तो एक वकील का क्या क्या रहता है आपको पता है क्या? तो ऐसा एक ग्रुप हम तैयार जरूर करेंगे जो हमारी लड़ाई जो है आगे लड़ेगा। मगर जैसे उन्होंने कहा कि बिना स्ट्रगल कुछ भी नहीं है, स्ट्रगल कई बार हुई। शरद यादव साहब और लालू जी साहब लोगों ने स्ट्रगल की, जो मंडल कमीशन मिला वीपी सिंह से आज हमारे हाथ से चला गया है। अब हमको फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोर्ट में, कोर्ट के बाहर और सांसद में, विधानसभा में, सबके सामने ये सवाल रखना होगा कि भाई इसका क्या होगा। हम चाहते हैं कि आप सब लोग अपने अपने सांसद को, अपने अपने जो एमएलए को, अपने पार्टी के, जो कोई पार्टी हो, हमको कोई लेन देन नहीं है, बोलो हमारा आरक्षण जा रहा है, आप कैसे बचाओगे? बोलो
तो ये हमारे सामने सवाल है। मैं तो कहूँगा हमने 2 जो है प्रस्ताव पारित किए समता परिषद। एक तो हमारा ये जो आज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो आरक्षण है वो संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है। ओबीसी का आरक्षण जो है वो स्टैट्यूटरी है, राज्य सरकार द्वारा किया गया हुआ अलग अलग जगह। तो हमारी पहली मांग जो यह है कि हमारा भी आरक्षण रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन हो। जब से ये आरक्षण मिला है 1991 से, तब से हम कोर्ट में जा रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन होता तो ये झगड़ा नहीं होता, न हमारे ऊपर कोई जो है गाज गिरती। तो ये, और दूसरी मांग बिल्कुल ये है कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। ओबीसी की जनगणना करो। भेड़ बकरियों की जनगणना करते हो, पेड़ों की जनगणना करते हो, जिंदे इंसान की नहीं करते हो। अच्छा, आप बोलेंगे फिर आप शेड्यूल कास्ट की करते हो, शेड्यूल ट्राइब क्या करते हो, हिंदू होगा मुसलमान होगा, ये सब पूछते हो। बस इतना एक ही पूछो, ओबीसी है क्या, खत्म। क्या आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है क्योंकि जब पहले जैसे कहा गया 1931 में जो जनगणना हुई ब्रिटिशों ने की, तब 54% ओबीसी इस देश में थे। 54%। तो 54% के आधा 27% हमको आरक्षण मिला। कहना यह है कि अब एक जनगणना होगी, आंकड़े अगर सामने आ गए शायद वो बढ़ेंगे, कम होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, और मांग बढ़ेगी कि हमारा आरक्षण बढ़ा। इसलिए वो चाहते हैं, जैसे कि कहा गया, सब जगह वही बैठे हैं, सब जगह उसी विचार सरणी के लोग बैठे हैं कि हमको दुविधा में डाल दो, कुछ ना कुछ करो। इलेक्शन के लिए तो तुम हमारे हो, इलेक्शन होगा कौन तुम कौन हम। हमारे लोग अगर उस पार्टी में है भी, बोलने से डरते हैं, कोई बोल दिया तो उसको पत्ता कट हो जाए। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे नेतागण क्या बोलते हैं वो बात अलग, एमएलए और एमपी, मगर आप कार्यकर्ता जो जुझारू है वो अगर रास्ते पर खड़े होकर बोलते हैं और सब एमएलए एमपी को बोलते हैं कि ये हालात सामने है, इसको सुधारेंगे कैसे, तो ये 2-4 चीजें आप कर लो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल करो, जनगणना करो, और ये जो एम्पिरिकल डाटा जो है वो तुरंत जो है गुजरात को दे दो, महाराष्ट्र को दे दो, यूपी को दे दो, बिहार को दे, सबको दे दो। फटाक से 2 महीने के भीतर जो है उनका जो कमीशन जो है इसके ऊपर स्टडी करेगा, काम खत्म, आरक्षण जारी रहेगा। नहीं तो आरक्षण में जो है धोखा पैदा हुआ। तो हमारी बात यह है, हम ज़्यादा आपसे जो समय नहीं लेना चाहते हैं। ये जो संघर्ष चला है कोर्ट में, तो कुछ संघर्ष मालूम होते हैं, कुछ संघर्ष बस एक महाराष्ट्र स्टेट लड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं, बाकी को लोगों को मालूम है कोर्ट में क्या हुआ। मैं आपके जो है सामने इस बात को जो है लाने की कोशिश इस प्रोग्राम के द्वारा कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ठीक है, बाकी तो बहुत जो कठोर भाषण तो हम कर सकते हैं, मगर इस समय जो है हमारे सामने जो कठिनाइयाँ पैदा हुई है वो हमने आपके सामने रखी है। और आप बड़े जानकार हो, अभ्यास करने वाले हो, इसके ऊपर आप नज़रअंदाज करते हुए आप इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। और जो भी मदद कोर्ट में हो, गवर्नमेंट में हो, रास्ते पे हो, आप मदद करें और ये ओबीसी का आरक्षण बचाए, बढ़ाए और अपना भविष्य जो है बाल बच्चों का वो समृद्ध करे। धन्यवाद। जय ज्योति, जय भीम।